हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 2019 क्वेश्चन पेपर। आज का जो अपना टॉपिक है वो वापस अपना जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो अपन डिस्कस करें, जिसमें आपके 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था अपन वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने बात की कि लगभग 9 तक के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने इससे रिलेटेड आपके डिस्कशन कर चुके हैं। और यहाँ तक अपन बात करें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो अपन ने देखिए कि 2020 है, 2018 है, इनके जो बड़े क्वेश्चन थे वो उनके रूप में क्या हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे। ठीक है, और साथ में अपन ने ये चीज़ देखी कि भी इसमें भी आपको ये जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न इस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो आज अपन जो इसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपन इसमें आके आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और तो अपन इसमें ये भी चीज़ देखेंगे कि भी किस तरह से क्वेश्चन हैं उनकी रिपीटिवली जो इस आपके हैं आपकी सीक्वेंस देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज इसका अपन जो है 10th क्वेश्चन है वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए 10th क्वेश्चन है वो आपका है क्रमागत अभिक्रियाएं। कि एक तो क्रमागत अभिक्रियाएं क्या होती हैं और आपके उदाहरण सहित बताना है। ठीक है, दो चीज़ अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करें क्रमागत अभिक्रियाएं। क्रमागत अभिक्रियाओं का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया से उत्पाद बनता है। ठीक है, तो जो आपका जो उत्पाद बना है वही वापस क्या करे, अभिकारक की तरह व्यवहार करके फिर नया एक उत्पाद बना दे। ठीक है, कि मतलब यहाँ पर अपन क्या देखेंगे, किसी अभिक्रिया का उत्पाद किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए कह दें या उसी अभिक्रिया के लिए कह दें, आपका अभिकारक हो जाता है और फिर वो नए उत्पाद का निर्माण करता है। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके क्रमागत अभिक्रियाएं कहलाती हैं, कि जिसमें एक अभिक्रिया का उत्पाद आपकी दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक का काम करता है और ये जो आपकी श्रेणी है वो लगातार क्या होती है, रिपीट होती रहती है। तो ये जो है अभिक्रियाएं क्रमागत अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरी बात करें इसके अंदर कि सामान्यतः ये जो है उच्च कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं वो होती हैं, कि भाई ये चीज़ आपको किस में देखने को मिलेगी, उच्च कोटि की अभिक्रियाएं जिनमें क्या है कि आपके जो जटिलता है या जो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है वो क्या देखने को मिले, ज़्यादा देखने को मिले, कि भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को। साथ में बात करें कि अधिकांश जटिल अभिक्रियाएं हैं वो आपके क्रमागत अभिक्रियाओं की तरह ही संपन्न की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं अपन इससे रिलेटेड, कि जैसे अपन ने अभी कहा कि कोई एक ए अभिकारक है वो किस में चेंज हो रहा है, बी अभिकारक में, ए कन्वर्ट इनटू बी। और अब क्या होगा कि ये वापिस सी में, मतलब ए का आपका उत्पाद क्या है, बी। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो बी क्या हो जाता है, अभिकारक। तो अभी जो परिभाषा आपने बात की ये उसी से रिलेटेड होगी कि भी आपका किसी एक अभिक्रिया का आपका अभिकारक उत्पाद में बदलता है, या कह दें अभिक्रिया का जो उत्पाद है वो किसी अन्य अभिक्रिया के लिए क्या हो, अभिकारक की तरह व्यवहार करता हो। ऐसी अभिक्रियाएं क्रमागत अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो अपन ने जनरल एक परिभाषा के रूप में दे दिया। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड अपना एग्जाम्पल बात करते हैं कि ये उदाहरण किस तरह से मिलेगा। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है आपके एथिलीन ऑक्साइड का। किसका उदाहरण दे रखा है, एथिलीन ऑक्साइड, जिसको ऑक्सीरेन भी बोला जाता है।
और इसके अलावा और बात करें तो इसको अपन एथिलीन ऑक्साइड तो है ही, तो ये आपका, और प्लस ये एक तरह की क्या होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। तो अपने इसमें यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका एथिलीन ऑक्साइड है, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड है। इसका अपन ने क्या करवा दिया, आपका अप चेन करा दिया, ठीक है। तो जिससे क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर CH3CHO बन जाता है, मतलब इस अभिकारक के लिए ये क्या हो गया, आपका उत्पाद हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये इसमें चेंज हो गया। अब वापिस यही क्या करे, ये किस में चेंज हो जाए, कम आपके कार्बन वाला कह दें या कोई अन्य उत्पाद है, वो क्या करे, बना दिया जाता है। अब देखिए, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, फिर ये अभिकारक है यहाँ पे, और फिर ये उत्पाद है। तो यहाँ पर आगे भी बात करें, जैसे ये इसके लिए कहूँ कि तो ये भी किसी न किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, वापस चेंज होता है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएं हैं क्या कहलाती हैं, क्रमांगत अभिक्रियाएं, कि जिसमें एक अभिक्रिया का अभिकारक उत्पाद में बदलेगा, उत्पाद है वापस अभिकारक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके क्रमांगत अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये था इसका आपका 10th क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन है, वो आपके इसकी जो क्वेश्चन पेपर है इसका बी पार्ट है, और उसमें आपके दे रखा है जो आपका डी ब्रोगली आपके समीकरण है उसको व्युत्पत्त करना, और उसके लिए ये बताना कि सामान्यतः जो पदार्थ हैं किस तरह से अपनी द्वैत प्रकृति रखते हैं, और द्वैत प्रकृति के आधार पर उनमें कुन गुण आपके कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं जिनकी अपन व्याख्या है वो कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें डिस्कस करते हैं। डी ब्रोगली तरंगधैर्य। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें डी ब्रोगली तरंगधैर्य। तो सबसे पहले अपन बात करें कि भाई अपन ये किस चीज़ से रिलेटेड बात करें। तो डी ब्रोगली क्या है, किसी पदार्थ की जो द्वैत प्रकृति है उसकी व्याख्या करने के लिए, या फिर कह दें उसकी व्याख्या आपके आसानी से करता है। जहाँ उसमें क्या बताया गया है कि सामान्यतः डी ब्रोगली ने यह कहा कि जो पदार्थ है किसी समय कभी कण के रूप में व्यवहार करता है और कभी तरंग की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा, और दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो आपका डी ब्रोगली तरंगधैर्य कहलाता है, जिसमें इसने आपके इसकी सिद्धांत के का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें इसने क्या कहा कि एक तो प्लैंक का तरंग समीकरण, जिसमें आपका कोई कण है वो वेव के रूप में, तरंग के रूप में व्यवहार कर रहा है। दूसरा उसने आपका जो आइंस्टीन का जो समीकरण है, जो आपके जो द्रव्य समीकरण बोलते हैं उसको उसने क्या किया, काम में लिया, और दोनों को मिलाकर एक अपना एक सम्मिलित समीकरण दिया जिसको डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। अब इस डी ब्रोगली समीकरण के आधार पर अपन अलग अलग लोगों की लगातार क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर अपन बात करें डी ब्रोगली ने कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन काम में लिया, प्लैंक का तरंग समीकरण, और दूसरा आपके जो डी ब्रोगली आपके इसकी आइंस्टीन की समीकरण है। तो सबसे पहले बात करें प्लैंक के तरंग समीकरण अनुसार E = h म्यू। h आपका प्लैंक स्थिरांक है और म्यू है वो आपकी आवर्ती है, ठीक है, कि प्रकाश क्या है, तरंग के रूप में व्यवहार कर रहा है।
दूसरा, आइंस्टीन की कण, ये कह दें आपकी कण समीकरण ही है। अब यहां पर बात करें तो इसने क्या कहा, E इक्वल्स टू mc², जिसको द्रव्य कण समीकरण भी बोला जाता है। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर अपन बात करें कि इसने क्या कहा कि भाई जब कण है तो सामान्यतः जो ऊर्जा है वो किस रूप में है, द्रव्य कण के रूप में, कि यहाँ पर ये जो है अब कण की तरह आपके व्यवहार कर रहा है, और उसके अनुसार अपन ने ये 2 समीकरण लिख दी। अब यहाँ पर बात करें कि जो m है, फोटोन का द्रव्यमान है, ठीक है। फिर बात करें c, तो ये आपका प्रकाश का वेग है। फिर बात करें आपकी म्यू है, आवर्ती है, h है प्लांक स्थिरांक है। अब बात करते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब अपने यहाँ पर दोनों को समीकरणों को बराबर करना है, तो क्या लिख दें, h म्यू इक्वल्स टू mc²। समीकरण से आ गया, लिख दिया। अब यहाँ पर बात करें, एक तो इस मान में कोई अंतर चेंज कर दें या फिर इसमें कोई चेंज कर दें और चेंज करके अपन नया समीकरण बना दें। एक तो तरीका ये है। एक अपन इसी को हल करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये स्क्वायर में है, तो अपन यहाँ पर ये चीज़ भी तो लिख सकते हैं, h म्यू अपॉन c इक्वल्स टू क्या लिख दें, mc। लिख दिया। फिर बात करें कि म्यू अपॉन सी अपन क्या कह सकते, क्या होता है आपका, लेमडा होता है। तो अपन इस समीकरण को इस तरह से लिख दें, mc इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा। या फिर अपन ये कह दें कि भाई अपन इस तरह की वैल्यू ये ना लिखकर अपन ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अपने जानते हैं एक तो ये चीज़ होती है लेमडा इक्वल वी अपॉन सी, या फिर ये लिख दें कि भाई आपका म्यू है वो क्या है, सी अपॉन लेमडा। कि भी इन दोनों में क्या देखने को मिलता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध देखने को मिलता है। तो अपन इस तरह से लिख दें, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल एक समीकरण प्राप्त हो जाता है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mc। क्या प्राप्त हो जाता है, mc। ठीक है। यहां पर बात करें तो c आपका क्या है, प्रकाश का वेग है। क्या है भाई, c आपका क्या है, प्रकाश का वेग है। तो इसे अपन v भी तो लिख सकते हैं, कि अपन ने जो प्रकाश का वेग है इसको क्या कर दिया, v लिख दिया। तो यहाँ पर जो नया समीकरण है वो अपन ने देखे यहाँ पर, तो अपन इस समीकरण को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv, या फिर आप इसको mc भी लिख सकते हो।
दोनों में से कोई एक आप काम में ले सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा हल करें तो देखिए मैंने यहाँ पर बात लिखी है कि भाई यहाँ पर मैं m अपॉन जो v है, यहाँ पर बात करें mv इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान और विस्थापन क्या कहलाता है आपका, संवेग कहलाता है। तो इस समीकरण को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, इस समीकरण को क्या लिख दूं, लैम्डा अपॉन h अपॉन p। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाता है 3, या फिर ये समीकरण नंबर 3, मतलब दोनों में से ये जो समीकरण है आप दोनों में से कोई भी काम ले सकते हो आराम से इसमें। तो ये क्या आ गया, संवेग आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो ये जो समीकरण है, ये डी ब्रोगली जो समीकरण, जो अवधारणा है उसका गणितीय रूप है। क्या है आपका, गणितीय रूप है। और यहाँ पर अपन बात करें जो समीकरण है उसमें जो कण है वो दोनों तरह की गति है वो क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो गणितीय रूप तो अपने यहाँ पर देख लिया। अब इसके अनुसार अपन क्या कह सकते हैं कि भाई मान लो अपन ने कोई कण लिया है, ठीक है, कोई कण m है और उसकी जो संहति है, क्या है, संहति वाले कण की गति क्या कहते हैं, v है। तो उस कण के लिए जो तरंग दैर्घ्य है अपन उसके लिए बात करें तो उसको अपन किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना आपको, इसको लेमडा इक्वल्स टू m अपॉन mv लिख दें। तो अपन जो कि हालांकि ऊपर मैंने समीकरण आपके पहले भी लिख रखा है, वही समीकरण है, वापिस आ गया। यहाँ पर इस समीकरण के द्वारा अपन क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो संवेग है वो समानुपाती है आपके किसके, तरंग दैर्घ्य के। संवेग किसके समानुपाती है, तरंग दैर्घ्य के समानुपाती रूप से है। और ये जो समीकरण है डी ब्रोगली का वेग समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि भाई इसके द्वारा अपन जो डी ब्रोगली है उसने क्या कहा, डी ब्रोगली ने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश और अन्य दो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो विकिरणें होती हैं जिनकी द्वैत प्रकृति पाई जाती है, उसी प्रकार जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या रखता है, आपके द्वैत प्रकृति रहता है। अर्थात कभी वो इलेक्ट्रॉन आपका कण की तरह व्यवहार करेगा और कभी वो क्या करेगा, तरंग या वेव के रूप में व्यवहार करेगा। और इन दोनों की अपन जो कंपैरिजन की बात करें कि भाई इसमें इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन इसमें जैसे मान लो मैंने लिख दी इधर आपकी जो कणीय गुण है उसको लिख दिया, दूसरा इधर लिख दिया आपका तरंगीय गुण। ठीक है, जिसमें बात करें यहाँ पर जो संवेग होगा किस रूप में होगा, mv के रूप में, और यहाँ पर आपका तरंग दैर्घ्य के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ पर ये संवेग रूप में होगा और इधर तरंग के रूप में होगा। तो
अपन किस रूप में बताएंगे, तरंग दैर्ध्य के रूप में। दूसरी बात करें कि भाई यहाँ पर तो इसको लैम्डा के रूप में अपने व्यक्त कर दिया। दूसरी यहाँ पर ऊर्जा है ई के रूप में है, और यहाँ पर जो ऊर्जा ना होकर क्या है आपका जो आवर्ती है वो इस रूप में ले जाता है। तो इन समीकरण के आधार पर और फिर बात करेंगे इनकी कंपैरेटिव गुण के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो संबंध है वो ये सिद्ध करता है कि आपका जो पदार्थ है उसकी दो तरह की प्रकृति देखने को मिलेगी, कभी वो कण रूप में होगा और कभी वो तरंग रूप में होगा। और इसी द्वैत प्रकृति को डी ब्रोगली जो तरंग दैर्ध्य समीकरण है उसके द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और उससे रिलेटेड आपका समीकरण, उसको व्युत्पन्न करना और उसके द्वारा आपके द्वैत प्रकृति है उसकी व्याख्या करना। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का जो वीडियो था आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो आपके नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।